Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. We are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 20 India after independence. So इस चैप्टर का लार्ज पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. इस सेशन में स्पेस रिसर्च और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में समझेंगे. तो चलिए, स्पेस रिसर्च में हमारा भारत किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा था. सो देखो, अब तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था. ठीक है, तो जैसे कि बाकी के देश डेवलप कर रहे थे, स्पेस में जा रहे थे, है ना, वहाँ पे रिसर्च हो रही थी, तो हम कैसे पीछे रह जाते. तो हमने भी इंटरेस्ट दिखाया और 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ये सेटअप किया हमने. एंड उसके साइड बाय साइड हम एक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ जो है वो लेकर आए तुम्बा में. ठीक है, नाउ फर्स्ट जनरेशन इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट 1 जिसको बोला जाता है, ये हमारा इंडिया का फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेस रिसर्च. एंड आपका जो इनसेट 1A है, इनसेट 1B है, दे ऑल्सो सर्व एज कंट्रीज नीड इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मेट्रोलॉजिकल अर्थ ऑब्जर्वेशंस. तो ये हमारे देश के जो टेलीकम्युनिकेशंस और मेट्रोलॉजिकल नीड्स हैं उसको ये फुलफिल कर रहे थे. ठीक है, फिर आपका जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके स्पेस साइंसेस, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन से सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ को देखता है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो आपके तिरुवनंतपुरम में है, ये लाइक इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इसरो सेंटर्स. इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है और बेसिकली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेस है आपके इंडियन स्पेस प्रोग्राम का. और एक और है SHAR सेंटर, यहाँ पे इसमें आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड और आंध्र प्रदेश जो आपके भारत के ईस्ट कोस्ट पे आता है. एंड ये मेन ऑपरेशनल बेस है आपका इसरो का, जहाँ से आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं, आपको पता है ना, यहीं से श्रीहरिकोटा वाले सेंटर से ही लॉन्च होती हैं, है ना. अब भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं. सो देखिए, इंडिपेंडेंस हो गया, भारत को एक इंडिविजुअल स्टेट यानी कि एक देश का जो है स्टेटस मिल गया, रिकग्निशन मिल गया. तो अब इसके जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. अब वो रिलेशंस जो दूसरे देशों के साथ आपके ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो नहीं रहेंगे. अब हम अपनी पॉलिसी खुद से बनाएंगे. ठीक है, एंड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी. इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, ही डेवलप द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर पॉलिसी. ठीक है, और आपके जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट. जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस वक्त पे बेसिकली जो पूरा विश्व था वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था. या तो लोग US की तरफ थे या फिर USSR की तरफ थे, राइट. तो अब इस कोल्ड वॉर में हमारा देश एकदम नया नया एमर्ज हुआ था. ठीक है, और हमें अपने जो रिलेशंस हैं सारे देशों के साथ नए नए बनाने थे. अगर हम किसी एक ब्लॉक का साइड ले लेते तो दूसरे ब्लॉक से दुश्मनी भर लेते. और हमारा देश तो अभी बना ही था, इतनी बुरी तरह से पावर्टी और दुनिया भर की सारी परेशानियों से हम जूझ रहे थे. उसके बाद अगर हम दूसरे देशों से बुराइयाँ ले लें तो और हमारे लिए बुरा हो सकता है ना. तो हमने एक सेफ़ जो है तरीका चुना. हमने बोला कि हम किसी भी तरह किसी भी स्टेट के लिए अलाइन नहीं होंगे. हम, आपका कोल्ड वॉर है, आप लड़ो मरो, लेकिन हम आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे. हमारा अपना डेवलपमेंट चल रहा है, आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे भाई हो. ठीक है, एंड ही ऑल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू कॉलोनियल कंट्रीज़ इन देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. यानी कि हम तो कॉलोनियल कंट्री थे और हमारे साथ जो भाई थे जिनके ऊपर कॉलोनीज़ बनी हुई थी, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, भैया आप भी इंडिपेंडेंस हासिल कर लो. फिर नेहरू जी ने 5 पॉलिसी बनाई जिसको बोला जाता है पंचशील प्रिंसिपल. ठीक है, ये हमारे यू कैन से 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस है फॉर कंडक्टिंग रिलेशंस अमंग द कंट्रीज़. हमने 5 पॉइंट पॉलिसी बनाई और ये 5 प्रिंसिपल क्या हैं आप देख लीजिए. पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी. यानी कि हम दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और दैट शुड बी म्यूचुअल. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, म्यूचुअल होनी चाहिए. हम आपकी टेरिटरी को अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारी टेरिटरी को रिस्पेक्ट करोगे, हमारी सोवेरेनिटी को रिस्पेक्ट करोगे. नॉन अग्रेशन, यानी कि भाई हम अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हम लड़ाइयाँ नहीं करेंगे. ठीक है, थर्ड इज़ नॉट इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. यानी कि भारत या फिर दूसरे देशों में किसी के भी कंट्री में अंदर जो हो रहा है, हम आपके देश के अंदर की बातों पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही आप करोगे. फोर्थ वन इज़ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. एंड द फिफ्थ वन इज़ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. कि आप भी रहो भैया शांति में, हम भी शांति में रहते हैं,
और रहते हैं अपना, लेकिन यूजुअली इस पॉलिसी को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया जाता है, क्योंकि अपकमिंग फिर विद द टाइम वॉर्स होते आ रहे हैं, और दैट इज़ बिकॉज उनके भी रीजंस हैं यार, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम क्यों अपना डिफेंस नहीं करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इंटरनेशनल बॉडीज़, तो देखो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आसपास के नेशन से, दूसरे नेशन से रिलेशंस नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल बॉडीज़, है ना। तो यहाँ पे भारत ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया आपके इंटरनेशनल बॉडीज़ में, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने बोला कि हम ठीक है कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे, है ना, एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़। और इंडिया ने काफ़ी एक्टिव रोल भी प्ले किया है इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस। बहुत से देशों में हम अभी भी यहाँ पे रिक्रूटीज जाते हैं, और फिर इट हैड ऑल्सो सेंड द ट्रूप एंड एज अ पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस टू कोरिया, इंडो चाइना, सुवेज कैनाल, द कॉन्गो। तो यहाँ पे हमने अपने ट्रूप्स भी भेजे हैं। फिर हमारे 3 वॉर भी हुए हैं, मेजर वॉर्स, 1965 का वॉर, 1971 का वॉर एंड 2000, है ना। एंड दीज वर विथ पाकिस्तान ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, and we also maintain very friendly relations with both of the USA and USSR in the Cold War era, as I told you already, है ना। तो हमने दोनों से कहा भाई आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे भाई हो, आप लोग को लड़ना है लड़ो, हमें बीच में मत लेकर आओ। फिर 1971 में इंडिया यूएसएसआर ने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी अलायंस साइंस किया, एंड ये हुआ था बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त पे साइन, ओके। अब अगर हम एशिया की बात करते हैं तो 2 मेजर पावर हैं एशिया में, भारत और चाइना, ठीक है। और ये सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ भी हैं पूरे देश में, और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं और कंटेंशंस हैं, ओके। कंटेंशंस तो हैं, उसके साथ साथ हमारी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। वी शेयर द हिस्ट्री सिंस द सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम्स, एंड communist regime was under the leadership of Mao Zedong when it was established in 1949. इंडिया सबसे पहले देशों में था जिसने रिकॉग्नाइज किया था एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन स्पाइट ऑफ द फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना, इंडिया को डिफेंड तो करना ही था जब चाइना ने अटैक किया 1962 में, और आज भी जब भी अटैक करता है तो अब तो फ्रेंडली रिलेशंस है नहीं उतने, अब उस फ्रेंडली रिलेशंस को नहीं बोल सकते हम कि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ कंटेंशन। एंड फिर उसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। तो जब बांग्लादेश का एमरजेंस हुआ एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड वो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया ने काफ़ी हेल्प की। देखो पार्टीशन अगर आपको याद है तो ईस्ट एंड आपके वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड था, एक पाकिस्तान ये था, एक पाकिस्तान ये था। फिर जब यहाँ पे क्राइसिस हुई, भारत ने यहाँ पे इनकी फोर्सेस से लड़के इस देश को आज़ादी दिलाई थी, जिसको फिर बाद में बन गया बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल के टाइम पे बेसिकली हमने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, एंड इट वाज एन कोऑर्डिनेटेड efforts of Indian forces along with Mukti Bahini ultimately led to the liberation of Bangladesh, and finally 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, और तब से हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं फ्रॉम द राइट्स इट बर्थ। अब भारत में एक और भारत के आसपास एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सार्क कंट्रीज़, राइट। तो हमने अपने आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए एक एसोसिएशन बना दिया, दैट इज़ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। एम सार्क का यही है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन बना के रखना, है ना। और पीरियोडिक मीटिंग इसके लिए होती आ रही हैं, बट कुछ सालों से टली हुई हैं, और सार्क का एग्जिस्टेंस अभी क्वेश्चन में है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कंटेंशन बना रहता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की चेंज हो रही है। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर, और यहाँ पे हमने पूरा भारत का जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस के बाद से कैसी रही वो समझने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस पॉइंट, एंड
If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2PSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint 2PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint 2PSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए से बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और Sprint 2PSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।